ये जो है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म वेस्टर्न एंड इंडियन। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में पहले भी पढ़ा था कि हम मॉडर्निज्म के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, इंडिया में कैसे मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आया थ्रू आर्ट, जैसे टेम्परा विथ वॉश टेक्निक और कैसे वो हुआ, एंड वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्निज्म का। द डिवाइड बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट एज मेंशन्ड अर्लियर वाज नॉट बेस्ड ऑन रेस. Take the case of the Bengali intellectual Binoy Sarkar, who sided with the Anglicists and considered modernism that was growing in Europe as authentic in an article, The Futurism of Young Asia. For him, the Oriental Bengal school of art was regressive and anti-modern. On the other hand, it was E.B. Heaven, an Englishman who was in favor of return to native art to create a true modern Indian art. It is in this context that we have to view his collaboration with Abanindranath Tagore. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे 1857 के रिवोल्ट के टाइम का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से ऐसे कुछ इंडियंस भी थे जिन्हें लगता था कि ये जो यूरोपियन मॉडर्निज्म है, ये जो यूरोपियन आर्ट है, ये मॉडर्न है, और ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू कर रहा है, ये तो हम अपने स्टेप्स पीछे ले रहे हैं, हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं आगे की ओर बढ़ने की बजाय। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेनोय सरकार, जिसने फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने ये स्टेट किया है कि यूरोप का जो आर्ट था, ये रियलिस्टिक एकेडमिक स्टाइल जो था, ये बहुत ऑथेंटिक था एंड ये बहुत ही मॉडर्न था इन कंपैरिजन टू द ओरिएंटल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि रिग्रेसिव था, एंटी मॉडर्न था, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ E.B. हेवल थे, वो एक इंग्लिशमैन थे, मतलब बेनोय सरकार एक बंगाली होने के बावजूद वो यूरोपियन आर्ट को वो दे रहे थे, और E.B. हेवल एक इंग्लिशमैन ब्रिटिशर होने के बावजूद वो इंडियन आर्ट को रिटर्न करने का बोले थे कि इंडियन आर्ट वाज गुड, उसको वापस लाओ, उसे हमें वापस से रिवाइव करना है। और उन्होंने इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ कोलैबोरेट करा ताकि इंडियन आर्ट को वापस लाया जाए। अच्छा, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट मतलब द इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स के कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, और ओरिएंटलिस्ट जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। ओके, अमृता शेरगिल। अब देखिए, हम 2-3 अमृता शेरगिल, पूर्णा घोष, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये कुछ फेमस पेंटर्स हैं और इनकी बहुत फेमस आर्टवर्क्स हैं भारत माता। अमृता शेरगिल की जो भारत माता है वो काफ़ी फेमस है। ओके, एंड उसी तरीके से और हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप कभी जाकर रिसर्च करेंगे, अमृता शेरगिल की भारत माता एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता आर सो डिफरेंट, दे टोटली गिव आउट डिफरेंट मीनिंग टू द वर्ड भारत माता। हमारे जो पिक्चर बनी हुई है हमारे मन में भारत माता की, अमृता शेरगिल की भारत माता इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके, Amrita Shergill, who we will discuss in the next chapter, is a perfect example of the meeting of both these points of view. She used the kind of style that the Bauhaus exhibition showed to depict Indian scenes. Modern art in India can be best understood as a result of the conflict between colonialism and nationalism. Colonialism introduced new institutions of art like art schools, exhibition galleries, art magazines, and art societies. Nationalist artists, while accepting these changes, continued to assert more Indian taste in art and even accepted a larger Asian identity for a while. This legacy was going to leave a deep impact on the later history of modern Indian art. Therefore, it will keep moving from internationalism, that is, draw ideas from the West, and indigenous, that is, to be true to one's own legacy and tradition. तो हम लोग अमृता शेरगिल के बारे में आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला देख सकते हैं, ये अमृता शेरगिल की जो कैमल्स हैं, ये जो पॉल क्ली और वेसेली कैंडेंस्की जिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का प्रचार करने के लिए इंडिया आए थे 1922 में, उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। थोड़ा सा इसका आर्ट फॉर्म रियलिज्म से भी डिफरेंट है, इंडियन स्टाइल भी नहीं कह सकते, लेकिन ये थीम जो है वो इंडियन है। जो बंजारास वगैरह जो रहते थे वो कैमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ऐसा हुआ था कि मॉडर्न आर्ट जो इंडिया में डेवलप हुआ वो बेसिकली कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म की जो दो फीलिंग्स हैं उसके बीच में फ्रैक्शन की वजह से, उस दोनों के बीच में जो ये फ्रिक्शन था उस वजह से ये काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है, एक तरफ तो कॉलोनियलिज्म में हमें ये नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया कि आर्ट मैगजीन्स हैं, गैलरीज हैं, एग्जिबिशंस हैं, इन सब चीज़ों से हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरी तरफ
हम इंडियंस ने क्या करा, इन चीज़ों का यूज़ करके हमारे इंडियन स्टाइल को वापस रिवाइव करा। तो ये एक लेगेसी थी जिसने कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें नेशनलिज्म की ये भावना की तरफ और हम बढ़े और हमें रियलाइज़ हुआ हमारी इंडियन स्टाइल के बारे में भी। और इस लेगेसी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री के ऊपर छोड़ा है, मॉडर्न इंडियन आर्ट के ऊपर। तो ये इंटरनेशनलिज्म दैट इज ड्रॉइंग आइडियाज फ्रॉम द वेस्ट, यही जो हम देखते हैं ये क्यूबिज्म या रियलिज्म, ये जो वेस्ट के जो हम कॉन्सेप्ट्स और स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखते हैं वो, और एक इंडिजिनस यानी कि हमारे जो खुद की ट्रेडिशन, हमारा खुद का कल्चर, हमारे खुद की जो स्टाइल है वो। तो इंटरनेशनलिज्म और इंडिजिनस के बीच में कहीं ना कहीं हमारी ये चॉइस, हमारी ये स्टाइल जो है वो शफल होती रहेगी।